चलिए विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसमें सबसे पहले है प्रमेय, जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सेकंड है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। थर्ड है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू a इंटू b होता है। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल या बहुपद। जिस बहुपद में उच्चतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। जिस बहुपद में उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जिस बहुपद में उच्चतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यदि रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b का शून्यक है तो a बराबर माइनस b अपॉन a। इसमें हम क्या करते हैं, ax प्लस b को बराबर 0 करते हैं क्योंकि ये इसका शून्यक है। b बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ax बराबर लिखेंगे माइनस b, x बराबर हो जाएगा माइनस b अपॉन a। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल हैं तो मूलों का योगफल बराबर माइनस b अपॉन a होता है और मूलों का गुणनफल c अपॉन a होता है। चैप्टर थर्ड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म को दो विधियों से हल किया जा सकता है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तब रेखाएं कैसी मिलती हैं? रेखाएं मिलती हैं प्रतिच्छेदी और इसका जो हल मिलता है वो अद्वितीय हल होता है और ये संगत होता है। जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है तो रेखाएं संपाती मिलती हैं। संपाती का अर्थ होता है एक के ऊपर एक रेखाएं, और जब एक के ऊपर एक रेखाएं होती हैं तो हर पॉइंट पर इसका सॉल्यूशन मिलता है, हर पॉइंट पर इसका हल मिलता है। तो रेखाएं कैसी मिलेंगी? संपाती मिलेंगी और इसके हल कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, और ये भी संगत होता है। जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 तो होता है, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के, तब दोनों रेखाएं कैसी मिलती हैं? समांतर मिलती हैं। और क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं या टच नहीं कर रही हैं तो इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। और रेखाएं कैसी मिलेंगी? इसमें समांतर मिलेंगी और कोई हल नहीं मिलेगा। और ये कैसा होगा? ये असंगत होता है। अब हम आते हैं अध्याय 4 पर, जो है द्विघात समीकरण। द्विघाती सूत्र इसमें हमें पढ़ना है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र को सबसे पहले श्रीधराचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे विविक्तिकर, जो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, मतलब पॉजिटिव होती है, तो मूल कैसे मिलते हैं? दो मूल मिलेंगे जो वास्तविक तथा भिन्न होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, तो मूल कैसे मिलते हैं? मूल मिलते हैं दो वास्तविक तथा बराबर मूल। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, मतलब नेगेटिव वैल्यू हमें मिलती है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 a प्लस एन डी। यहाँ पर प्रथम पद जो होता है वो a होता है और सार्वंतर जो होता है d होता है। प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, या तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना है, या चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करना है, या पांचवें पद में से चौथे पद को माइनस करना है। सार्वंतर निकालने के लिए हम समांतर श्रेणी के किसी भी पद में से उसके जस्ट पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं तो वो उसका सार्वंतर होता है या कॉमन डिफरेंस होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
nth term of an AP is an equal to a plus n minus 1 into d. समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल के लिए हमारे पास दो सूत्र होते हैं। जब d ज्ञात हो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब अंतिम पद हमें ज्ञात हो तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn बराबर n अपॉन टू a प्लस l। समांतर श्रेणी का nवा पद होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का nवा पद होता है। और योगफल का सूत्र है, योगफल के सूत्र में आप देख सकते हैं दोनों सूत्र में n अपॉन टू दिया हुआ है। एक तो बहुत ही आसान है जिसमें a प्लस l ऐड करना है, और एक सूत्र में आप देख सकते हैं कि ये nवा पद है, इसका ही सूत्र लगाया हुआ है, सिर्फ a के साथ यहाँ 2 लगा दिया है, तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इन दोनों सूत्र में से कोई सा भी सूत्र लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अध्याय 6 पर, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्राइंगल्स। दो आकृतियां जिनके आकार समान हों लेकिन उनके माप समान ना हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटा सा वृत्त है और ये बड़ा सा वृत्त है। इन दोनों के रूप हमें एक से दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके आकार में भिन्नता है। तो ये दोनों आकृतियां कैसी कहलाएंगी, ये दोनों समरूप आकृतियां कहलाएंगी। जैसे छोटा वर्ग और ये बड़ा वर्ग हमने बना दिया, इन दोनों का रूप तो एक सा है लेकिन इनके आकार में भिन्नता है, अतः ये आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाएंगी। सर्वांग सम आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम आकृतियों का मतलब होता है जिनके रूप भी समान हो और जिनका आकार भी समान हो। सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं? ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो समान हो ही और इनके माप भी समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे एक वर्ग है और उसके ही बराबर दूसरा वर्ग है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप तो हैं ही लेकिन इनके आकार समान होने की वजह से ये सर्वांग सम भी कहलाती हैं। तो सर्वांग सम आकृतियां जो होती हैं वो समरूप होती हैं, जिनका आकार समान है उनका रूप तो एक सा होता ही है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। मतलब समरूप आकृतियां सर्वांग सम हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, मतलब समानुपाती हों। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। बाकी ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ लेने हैं। ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ लेने हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 7 पर। इसमें हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ये होता है d बराबर करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद है मूल बिंदु 0 0 से बिंदु P x y की दूरी d बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। फिर दिया है विभाजन सूत्र। ये आंतरिक विभाजन का सूत्र है। ये शायद आपने इस फॉर्म में पढ़ा होगा। अगर हम m1 अनुपात m2 लेते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से हम y वाले को लिखेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। चैप्टर 8 पर आ जाते हैं हम, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं। इसमें b जो है वो 90 डिग्री है। अब हमें ये देखना है कि यदि हम कोण C का मान निकालते हैं तो C के सामने की भुजा लंब होगी जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो शेष भुजा है वो आधार होगी। इसी तरह यदि हम कोण A का मान निकालते हैं तो कोण A के सामने की भुजा ये लंब होगी और जो बची हुई भुजा है वो आधार होगी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आप सभी ने पढ़ा है LAL बटे KKA।
PBP/HHB। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। इसके बाद कुछ फॉर्मूले ये हैं। इसको लिखने का तरीका यही है, यहाँ आपको साइन लिखना है, फिर कॉस, फिर टेन, इसके जस्ट नीचे कॉसेक, सेक और कॉट लिखना है। अब हमें कनेक्शन कैसा बनाना है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 कॉसेक, और कॉसेक का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 साइन। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर होगा 1 बटे सेक, और सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉस। टेन थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉट, और कॉट थीटा बराबर होगा 1 बटे टेन। और एक फॉर्मूला और है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो इन दोनों को ऊपर नीचे कर देंगे। यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर वाले जो सूत्र हैं ये आप भूल जाते हैं, तो इसके लिए एक तरीका है, इनको हमें इसी फॉर्म में लिखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये हमने लिख लिया, सबके ऊपर हम स्क्वायर लगा दें। अब हम ये देखेंगे कि साइन और कॉस के बीच में हम प्लस लगा देंगे तो ये हमें बराबर 1 मिल जाता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। और इसी तरह सेक का कनेक्शन टेन के साथ होता है, तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के बीच में माइनस लगा देना है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक का कनेक्शन होता है कॉट स्क्वायर के साथ, इन दोनों के बीच में माइनस लगा देने पर हमें मिल जाएगा इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे हमें 3 सूत्र मिले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और कॉस स्क्वायर को हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो हमें इससे 2 सूत्र मिलेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह यदि हम कॉस स्क्वायर ए को यहीं रखें, साइन स्क्वायर ए को उस तरफ भेजेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो हमें 2 फॉर्मूले मिलेंगे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा सूत्र हमें मिला था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसमें हम टेन स्क्वायर ए को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो हमें मिलेगा सेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम माइनस टेन स्क्वायर ए को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, और 1 को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो हमें मिलेगा टेन ए इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा सूत्र है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसमें हम कॉट स्क्वायर ए को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, हमें मिलेगा कॉसेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम 1 को बराबर के इस तरफ लेकर आते हैं और माइनस कॉट स्क्वायर ए को बराबर के उस तरफ लेकर जाते हैं, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉट ए इक्वल टू रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये टेबल मैंने एक वीडियो में आप लोगों को समझाई है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं।